हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में जो एफएसटी हुआ है उसका कंप्लीट डिस्कशन। बच्चों, सीरियल से एक एक करके क्वेश्चन देख लीजिए। और जैसा आपको मालूम है कि हम लोग जिस मिशन पर हैं वो मिशन है अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में एफएसटी पेपर का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 5 kg, मास गिवन है 5 kg, रेडियस गिवन है इसकी 10 सेंटीमीटर, आप कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में 0.10 मीटर, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट द रेट ऑफ 9 आरपीएम। बच्चों रोटेशन पर सेकंड कर लेंगे तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो इसका मतलब हम अगर इसका फ्रीक्वेंसी लें तो हमारे पास आ जाएगा, मतलब इसका अगर एंगुलर वेलोसिटी ले लीजिएगा तो 2πn, और एन को चेंज कर लेंगे हम लोग रोटेशन यानी कि पर सेकेंड में, तो 2π और एन की जगह पे आ जाएगा 9/60 पर मिनट है। तो अगर एक मिनट में है तो इसका मतलब हम 6 तो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 18। बच्चों दिया गया 18π/60। तो ये ओमेगा टॉर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इट टू रेस्ट, यानी कि आपको इतना टॉर्क लगाना है कि ताकि ये रोटेटिंग सिलेंडर हमारा किसमें आ जाए, रेस्ट पर आ जाए। इसका मतलब वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और कितना हमारा रोटेटरी मोशन में हम लोग जब देखेंगे तो वर्क डन आएगा टाउ इंटू थीटा, और ये आ जाएगा हमारे पास टाउ इंटू थीटा, डेल्टा थीटा कर दीजिए, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और टाउ निकालना है, और हमारा रोटेशन हो रहा है 6π रेवोल्यूशन हो रहा है, यानी कि एक चक्कर में 2π, तो हम लोग 6π कर देंगे। इसका मतलब हो जाएगा 6π इंटू एक चक्कर में कितना एंगल, तो एंगल मूव्ड हो जाएगा 2π, तो ये एक चक्कर हो गया, यानी कि हमारे पास कंप्लीट राउंड हो गया। ठीक, एंगल मूव्ड आ गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास टाउ इंटू 12π², हाफ आई निकालना है। अब बच्चों ये हमें दिया है रोटेटिंग सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस, यानी हाफ mr², तो आपके पास आ जाएगा m की वैल्यू r², राइट। तो हमारे पास, और अब यहां पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ यानी कि 1/4 आ जाएगा, m की वैल्यू कितनी है 5 किलोग्राम है, और r की कितनी वैल्यू है हमारे पास 0.10 का होल स्क्वायर है, और ओमेगा कितना है 18π/60 का होल स्क्वायर, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल वाली तो जीरो है, और आई की वैल्यू पुट कर देंगे, मास गिवन है, रेडियस गिवन है सिलेंडर की, और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी आपको पता है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इससे हम लोग जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा करेक्ट आंसर 9.4 10⁻⁵ आ रहा है, और ये है हमारा न्यूटन मीटर। यूनिट देखिए न्यूटन मीटर, सेकेंड ऑप्शन है क्वेश्चन का, राइट आंसर है सेकेंड। तो आइए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। टू रॉड्स, वन ऑफ कॉपर, लेंथ कितना गिवन है कॉपर का, लेंथ ऑफ कॉपर इज गिवन, लेंथ ऑफ कॉपर कितना गिवन है बच्चों, लेंथ ऑफ कॉपर इज गिवन 132 सेंटीमीटर, एंड अदर ऑफ एल्यूमिनियम अननोन लेंथ, तो एल्यूमिनियम की लेंथ आपको निकालनी है। अल्फा फॉर कॉपर गिवन है, अल्फा फॉर एल्यूमिनियम गिवन है, कॉपर का अल्फा 1.7 10⁻⁻5 गिवन है, अल्फा लीनियर एक्सपेंशन कॉपर का, और लीनियर एक्सपेंशन आपको एल्यूमिनियम का गिवन है बच्चों। तो आपको यहां पर क्या करना है 2.2 10 की पावर आ जाएगा -5, यानी कि पर डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस। बच्चों एक कॉन्सेप्ट की बात यह है कि हमारा जो ये
हमारा जो ये क्वेश्चन है, दिस इज बेस्ड ऑन कॉम्पेंसेटेड एक्सपेंशन। मतलब आप क्या करेंगे कि चेंज इन लेंथ जितना हमारा एल्यूमिनियम में होगा उतना ही चेंज इन लेंथ आपका कॉपर में होगा। मेन बात यह है। कैसे पता चला? रिजिडली फिक्स्ड सच दैट देयर एक्सपेंशन पर यूनिट टेम्परेचर राइज आर आइडेंटिकल। मतलब एक्सपेंशन जो होता है वो इनका आइडेंटिकल होता है। मतलब चेंज इन लेंथ आपका जितना कॉपर का है उतना ही एल्यूमिनियम का होता है। इसका मतलब चेंज इन लेंथ हमारा इक्वल है। ये आ जाएगा चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ अल्फा डेल्टा टी। तो ओरिजिनल लेंथ एल्यूमिनियम, अल्फा एल्यूमिनियम, डेल्टा टी कैंसिल कर देंगे। ओरिजिनल लेंथ कॉपर, अल्फा कॉपर, डेल्टा टी हम कैंसिल कर देंगे। और बेटा आप इसको कैंसिल करिए तो आपके पास एल्यूमिनियम की लेंथ निकालनी है। तो और बेटा यहां पर आपको एल्यूमिनियम का लेना है, एल्यूमिनियम का लेना है अल्फा। एल्यूमिनियम का अल्फा हो गया 2.2 10 की पावर माइनस का 5। लेंथ ऑफ कॉपर कितना गिवन है? 132। और कॉपर का अल्फा कितना गिवन है? 1.7 10 की पावर माइनस 5। आप सॉल्व करेंगे, एल्यूमिनियम की लेंथ आ जाएगी 102 सेंटीमीटर। तो करेक्ट बच्चों आंसर आ रहा है 102 सेंटीमीटर, है ना? 102 सेंटीमीटर। तो बड़ा अच्छा सवाल है। और इस अच्छे क्वेश्चन में आप ये मान के चलिएगा कि आपको जो है कि इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना है। आपने ऐसे भी सीखा होगा कि L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2। तो कॉन्सेप्ट ये वही है, इसको कॉम्पेंसेटेड एक्सपेंशन कहते हैं और वही क्वेश्चन है हमारा। तो आइए, बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। देखिए आपको ये पी क्यू जो है वो स्ट्रेट कंडक्टर दिया हुआ है और अब इसमें कहा जा रहा है 10 एम्पियर की करंट दी हुई है, आई गिवन है हमको 10 एम्पियर की। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन स्पीड ऑफ 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द कंडक्टर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्टर 1.6 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस आर हो। अब बच्चों एक काम करना है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको इसके मैग्नेटिक फील्ड में करना है। मतलब जो हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बनेगा इस पॉइंट पर, तो हमको मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर मैग्नेटिक फील्ड बाय गिवन बाय स्ट्रेट कंडक्टर। तो अब आप एक बात समझ लीजिएगा कि चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। अब क्यू वी भी साइन ऑफ थीटा। तो जब हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास यहां पर v क्रॉस बी यानी इसके डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल आएगा। तो ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी 1। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E और वेलोसिटी मालूम है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, बच्चों स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई गिवन है, आर गिवन है, ये हमने पुट कर दिया और आपको निकालना है फोर्स की वैल्यू। तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है पुट कर दीजिएगा एंड v की वैल्यू 10 की पावर 10 पुट कर दीजिएगा। और बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वो 10 की पावर हम लोग 7 लेते ना, तो यहां पर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 आ गया। और बेटा आपके पास करंट कितनी है? करंट आपके पास आ जाएगी आई, आई है 10 एम्पियर और आर कितना है देखिएगा, आर कितना है, ये 1.6 गिवन है, 1.6 गिवन है। तो आपके पास आर आ जाएगा 1.6 सेंटीमीटर है। तो 10 की पावर आ जाएगा माइनस का 10 माइनस का 2 मीटर, सेंटीमीटर को बदल दिया मीटर में। आई बाई आर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर हमारा जो इसमें राइट आंसर बच्चों जो आ जाएगा वो आ जाएगा थर्ड वाला, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर 13, 2 इंटू 10 की पावर 13 माइनस का 30। तो इतना हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है थर्ड वाला। और ये हमारा फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन लग रहा है ड्यू टू करंट इन स्टेट कंडक्टर। आइए बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया थर्ड। बच्चों आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 60 माइक्रोफैरेड
आपको कैपेसिटी दी गई है 60 माइक्रोफेरेड की, और 60 माइक्रोफेरेड, और बच्चों यहां पर आपसे बोला जा रहा है इज बीइंग चार्ज बाय वोल्टेज सोर्स ऑफ पोटेंशियल चेंजिंग, यानी डीवी बाई dt आपको दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल 20 वोल्ट पर सेकेंड। अब द कंडक्शन करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर, मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि कैपेसिटर को हम लोगों ने जब चार्ज किया है तो कनेक्टिंग वायर में जो आपकी कंडक्शन करंट है एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, आपको जब फाइंड करना है कंडक्टिंग वायर में कंडक्शन करंट और आपको फाइंड करना है कैपेसिटर में यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट, तो बच्चों एक बात समझ लीजिएगा, यहां पर कंडक्टिंग करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल होती है। जब आप डिस्प्लेसमेंट करंट निकालते हैं तो ये आता है dq बाई dt। बच्चों dq बाई dt में आपके पास यहां पर लिया जाएगा q की जगह पर c इंटू वी, और dt c कांस्टेंट है और v वेरिएबल है तो dv बाई dt है, और आपके पास 60 माइक्रोफेरेड और 10 की पावर आ जाएगा। अच्छा माइक्रो रहने दीजिए आप, माइक्रो रहने या इंटू 10 की पावर माइनस का 6, और डीवी बाई डी टी आ जाएगा आपके पास 20, तो वोल्ट पर सेकेंड। तो अगर माइक्रो हम रहने देंगे तो 1200 आंसर आ रहा है, तो सीधा सीधा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट भी आ जाएगी और हमारे पास यहां पर कैपेसिटर में यहां पर हमारी और दूसरी चीज कंडक्शन करंट भी आ जाएगी। तो इस केस में आपको मालूम है चार्जिंग हो रही है और यहां पर दोनों ही चीजें हमारी इक्वल होती हैं, यानी 1200 कहां पर आएगा, ये सेम। तो आपका आंसर आ जाएगा चौथे का थर्ड वाला। आइए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लैब में गए और लैब में जाके हम लोगों ने एक यहां पर टू लिक्विड का सैंपल लिया है, ए और बी का, और दोनों का टेम्परेचर इनिशियली 100 है, मतलब दो लिक्विड है 100 पर 100 पर, और फिर कहा जा रहा है कि दोनों हमने आइडेंटिकल कैलोरीमीटर में रख दिया है, बोथ आर प्लेस्ड इन रूम, और रूम क्या है हमारा 20 डिग्री पर है, यानी ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन बनता जा रहा है, बट आपको कैलोरीमेट्री बना के आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। देखिए हो क्या रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है कि लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, ए को 100 डिग्री सेल्सियस से लाते हैं हम 60 डिग्री सेल्सियस, और बी को भी 100 से लाते हैं हम 80 डिग्री सेल्सियस, लेकिन टाइम दोनों का 10 मिनट ही लगता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कह रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को फॉलो करिए, ठीक है। और फिर कह रहा है सेम टाइम में, अब कह रहा है बताइए कोफिशिएंट इनका कांस्टेंट इनका निकालना है, कूलिंग कांस्टेंट का रेशियो। तो बच्चों एक बात समझ लीजिएगा, एक्चुअली इसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको समझाने जा रहे हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो होता है, रेट ऑफ कूलिंग, यहां पर देख लीजिए रेट ऑफ कूलिंग, और रेट ऑफ कूलिंग जो होती है हमारी डी थीटा बाई डी टी, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर में गिरावट पर यूनिट टाइम, और ये डिपेंड करती है सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, ठीक। तो डी थीटा बाई डी टी जो आ जाएगा वो के टाइम्स आ जाएगा थीटा माइनस थीटा नॉट, डी थीटा बाई थीटा माइनस थीटा नॉट लाएंगे और बच्चों ये आ जाएगा के, और डी टी आ जाएगा। आप इनको इंटीग्रेट कर लीजिए, लेकिन ये सब काम आपको कहां नहीं करना है, अपने एग्जाम में नहीं करना है ना। तो कम से कम एक फॉर्मूला और ऐड ऑन करेंगे, आप इंटीग्रेट कर लेंगे इसको। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर हमारा थीटा 1 से थीटा 2, ये हमारा लिमिट हो जाएगी थीटा 1 से थीटा 2, मतलब पहले थीटा 1 थीटा 2 रखेंगे अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट, थीटा 2 थीटा 1, ठीक। तो बच्चों यहां पर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आता है log x, यानी कि हम इसमें अगर हम ln कर दें तो ln x, यानी कि ln x समझ रहे हैं, थीटा माइनस थीटा नॉट, और यहां पर लिमिट लगा दी जाएगी थीटा, देखो बच्चों थीटा 1 से थीटा 2, और ये आ जाएगा के और ये आ जाएगा टी। तो के है कूलिंग कांस्टेंट और टाइम सेम लग रहा है, तो आपको केवल यही चीज सॉल्व करनी, लेकिन यहां अभी लिमिट लगी हुई है, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो पहले अपर रखिए थीटा 2 माइनस थीटा नॉट, और फिर लोअर रखिए ln थीटा 1 माइनस थीटा नॉट, और फिर क्या करेंगे आप इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, आप अपर माइनस लोअर, पहले अपर फिर माइनस लोअर, इक्वल टू क्या आ जाएगा के, और ये आ जाएगा टी। बच्चों ये log m माइनस log n,
तो ये आ जाएगा ln, और ln आ जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा नॉट, और नीचे आ जाएगा ln, और ये आ जाएगा log m, है ना, और log n। तो अब आप एक बात समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें मैं देख लेता हूं कि आपको उन्होंने लॉग कहां कहां दिया गया है। ln दे दिया गया है, हाँ ठीक है। तो इनिशियल माइनस फाइनल, तो दोनों का अलग अलग करना है। तो मैं वही चीज यहां पर, तो ये आ जाएगा आपके पास, देखिए बच्चों, log m और log n, तो ये आएगा आपके पास log m माइनस log n लिखा है, तो log m अपॉन n आ जाएगा। तो ये पहला केस बना है, फर्स्ट केस, और ये आएगा k टाइम्स ऑफ t। मतलब मेरी समझ से सबको ये फॉर्मूला याद करना है। अब ये फॉर्मूला उस तरीके का नहीं है जिस तरीके से आपने सीखा पहले कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में थीटा 1 से थीटा 2 और टाइम t लग रहा है प्रोपोर्शनल, यानी कि इक्वल टू आ जाएगा k और थीटा 1 प्लस थीटा 2 और डिवाइडेड बाई 2 माइनस का क्या आ जाएगा। तो ये वो नहीं है, ये केस आपका, हमें आंसर लॉग में लाना है तो हमें लॉग में इनको लेना पड़ेगा। ये हमारा ये है कूलिंग कांस्टेंट। अब ये पहले वाले लिक्विड के लिए कूलिंग कांस्टेंट निकालो, लिक्विड ए का निकालो। तो अब ए का निकाले तो अब हम ये सब साफ कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। चलिए हम इसको हटाने जा रहे हैं। अब हम यहां पर इसको हटाने जा रहे हैं, हमारा ये फॉर्मूला बन गया। अब आप यहां देखिए लिक्विड ए के लिए, लिक्विड बी के लिए। जरा ए के लिए लिखिए, ए का टेम्परेचर इनिशियल 100 और फाइनल 60। तो इनिशियल 100, तो ये आ जाएगा आपके पास फाइनल 60 माइनस का 20 अपॉन 100 माइनस का 20, और ये आ जाएगा हमारा लिक्विड ए के लिए K1T, इक्वेशन नंबर 1 K1। बी के लिए क्या आ जाएगा ln, और इन फाइनल टेम्परेचर 80 माइनस का 20 और नीचे 100 माइनस का 20, और ये बी के लिए आ जाएगा K2। क्या करेंगे, दोनों का हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो दिस अपॉन दिस करेंगे तभी तो K1 अपॉन K2 आएगा। तो बच्चों यही तो किया है हम लोगों ने, देखिए हम लोगों ने यही तो किया है, मतलब अच्छा सवाल है ये, देखिए। और हम लोगों ने क्या किया, देख लीजिए, ये डिवाइड किया और इसको हटा दीजिए। तो ये एक नया सवाल K1 अपॉन K2, यही चीज पूछी जा रही है। और ऑप्शन देख लीजिएगा, आपका जो ऑप्शन है पेपर में वो ऑप्शन हमारा 60 माइनस 20, 80 माइनस 20, सेकेंड वाला ऑप्शन आ रहा है। तो किसी तरीके से ये एक अच्छा सवाल है जो हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर है, जैसे 2025 का क्वेश्चन नंबर 1 आया था, इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और हम लोग ऐड करते चलते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के नॉर्मल सवाल इससे लगेंगे, अगर लॉगरिदम वाले सवाल हमारे आएंगे तो वो हमारे इससे लगेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, राइट आंसर ढूंढ लीजिए, 60 सेकेंड वाला ऑप्शन आ जाएगा, 60 माइनस 20 और 80 माइनस 20। ठीक है बच्चों, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग। इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है इलेक्ट्रॉन के लिए, V की वैल्यू कितनी दी गई है 144 वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है तो 12.27 अपॉन अंडर रूट आ जाएगा V। और बच्चों एंगस्ट्रॉम में डायरेक्ट वैल्यू आएगी, तो ऊपर 12.27 दिया गया है, नीचे आप अंडर रूट 144 कर लेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा अप्रोक्स 12.27 ऊपर है, और अप्रोक्स बेटा यहां पर हमारे पास आ जाएगा 12। तो भाई 12 ही आ रहा है 144, तो ये हमारा आंसर 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास आंसर आ रहा है, वो भी लगभग में, है ना भाई, इन सब में मैच तो यही कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बच्चों आ जाएगा हमारे पास पहला वाला, यानी 6 वाले पे पहला वाला आंसर सही है। ठीक है बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी, जो हमें स्टेटमेंट ए दिया है, जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बाइजिंग। भाई ये फॉरवर्ड बाइजिंग में तो नहीं कनेक्ट करते हैं, इसको हम लोग रिवर्स बाइजिंग में कनेक्ट करते हैं। और कहते हैं व्हेन यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर, तो वोल्टेज रेगुलेटर में जेनर डायोड को रिवर्स बाइज में कनेक्ट किया जाता है। तो ये गलत आंसर आ जाएगा, इनकरेक्ट आंसर आ जाएगा। और बच्चों पोटेंशियल बैरियर पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0 to
तो पीएन जंक्शन कौन सा है, सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है? मान लीजिए हम दोनों ले लेते हैं, तो वो 0.3 से लेकर 0.7 तक जाता है, तो उसमें तो रेंज मैच नहीं कर रही है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो ए एंड बी बोथ आर इनकरेक्ट, राइट आंसर आ जाएगा ए एंड बी बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 7 के बाद 8 नंबर पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, टू डिस्क दिया गया है और सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लीजिए आई इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दोनों डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सिस, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, ऐसे, ठीक है, एंड विद एंगुलर वेलोसिटी टू एंड। तो आपकी दो डिस्क दी गई हैं, तो पहले का आई, दूसरे का भी आई, और पहले वाले का ओमेगा 1 दिया है 2 रेडियन और ओमेगा 2 दिया है 4 रेडियन, राइट। अब बच्चों यहां पर हमसे कह रहा है कोइंसाइडिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सप्रेशन लॉस ऑफ एनर्जी। तो अब आप एक काम करेंगे ना, जब इनको कांटेक्ट में लाते हैं फेस टू फेस, जब फेस टू फेस कांटेक्ट में लाते हैं तो इनिशियल और फाइनल कंडीशन में हम एक काम कर लेते हैं, ये अलग अलग रोटेट कर रही थी और जब इनको हम मतलब जो है कपलिंग कर देते हैं तो उस समय हमारे पास रोटेशनल यानी कि इनकी एंगुलर वेलोसिटी बदल जाएगी। तो हम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बच्चों L1 बराबर L इनिशियल बराबर L फाइनल। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे तो पहले वाले के लिए I1 आई ओमेगा 1 पहली कंडीशन, फिर आई ओमेगा 2 बराबर आई प्लस आई जोड़ने के बाद ओमेगा मान लो डैश कर, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आई। अब यही निकालनी है आपको, तो 2 और ये आ जाएगा हमारे पास आई इंटू 2 प्लस आ जाएगा हमारे पास आई इंटू 4 ओमेगा 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 1 ओमेगा 2 रख दिया और ये आ जाएगा 2 आई इंटू ओमेगा डैश। बच्चों ये 6 आ जाएगा और ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगी वैल्यू, यानी कि ओमेगा डैश की वैल्यू आ रही है 3 रेडियन पर सेकेंड, 3 रेडियन पर सेकेंड। तो कुल मिलाकर क्या आया ओमेगा डैश, यानी जोड़ने के बाद नई एंगुलर वेलोसिटी आ गई ओमेगा डैश। अब वो कह रहे हैं लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है। भाई लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जब निकालेंगे हम तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारी आ जाएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब निकालेंगे आप तो फाइनल का मतलब है हाफ और आई ओमेगा स्क्वायर, यानी 2 आई हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा डैश स्क्वायर, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जोड़ने के बाद, ठीक। एंड इनिशियल आ जाएगी, इनिशियल आ जाएगी इनकी काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर और हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर। आप समझ रहे हैं ना, यहां पर दोनों की अलग अलग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जब हम निकालेंगे ओमेगा 1 ओमेगा 2 मालूम है, तो यहां पर आ जाएगी वैल्यू पुट कर दीजिएगा 2 और 2 आई और ओमेगा डैश की वैल्यू 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का आ जाएगा हमारे पास और यहां पर निकालेंगे हम लोग। तो बेटर होता है कि आप यहां पर निकालिए कि ये हम लोग का डिफरेंस, तो जो बड़ा है जो छोटा है, राइट। तो हम लोग जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाफ और आई रहेगा और बेटा आ जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा हाफ आई रहेगा और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा आई, यानी कि पहला वाला आंसर हमारा आई के टर्म्स में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हमने आई की वैल्यू तो दी नहीं है, तो आई के टर्म्स में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारी सॉल्व करने के बाद आ रही है। यहां से देखो 9 आ रही है और यहां से 10 आ रही है, तो सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा आई। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों आ रहा है यहां पर, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द रेशियो ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द थिन सर्कुलर, दोबारा कर, आइए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, मतलब हमें निकालना है डिस्क में सेंटर वाला पहला केस और फिर इन्होंने कहा है डायामीटर। तो एक काम कर लेते हैं,
एम के वन स्क्वायर इक्वल टू आता है, पहले सेंटर है तो पहले सेंटर है तो ये हो जाएगा आपके पास एम आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फिर डायामीटर है तो रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो निकालना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, डायामीटर के अबाउट आपके पास आ जाएगा ये। तो अल्टीमेटली हम लोग जब निकालेंगे तो इक्वेशन नंबर 2, इनको हम डिवाइड कर देंगे तो K1 अपॉन K2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 2 अपॉन 1, एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसका मतलब है कि K1 अपॉन K2 की जो वैल्यू है वो आ रही है √2:1। क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है बच्चों 9 का फर्स्ट। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंदी भी है। क्वेश्चन नंबर 10 को जरा समझने की कोशिश करिएगा और कई सारी नई चीजें सीखने को मिल रही हैं आपको। जैसे आपको बताते हैं कि इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। हम जरा आपको इसका फंडा बताएं बेटा, प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन में तो आप पार्टिकल वेलोसिटी बात हो रही ना, प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन दी हुई है और इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर पार्टिकल लोकेटेड है ए और बी, और आपको पार्टिकल वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। तो अपने आप में बड़ा एक अच्छा सवाल है कि पार्टिकल वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। तो डी वाई बाई डी टी की बात करेंगे तो यह आ जाएगा ए ओमेगा। एक्चुअली इसको जब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा जो ओमेगा होता है कोफिशिएंट ऑफ टी वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, कॉस आ जाएगा और ओमेगा टी माइनस का के एक्स आ जाएगा। मतलब यही है हमारी वीपी, समझिए बात को, पार्टिकल वेलोसिटी। और जब आप पार्टिकल वेलोसिटी वीपी ले रहे हैं तो हम यहां ए की अलग ले लें और बी की अलग ले लें, क्योंकि ए लोकेटेड है किसी और पोजीशन पर और बी लोकेटेड है 2.25 पर, यानी एक्स अलग अलग है। कब? जब टी बराबर 0 है तो टी की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी, है ना, टी की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। तो हम लोग एक फंडा ही ना बना ले, यहां से टी 0 हो गया तो आपके पास पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी ए ओमेगा और कॉस आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस, तो माइनस से कोई मतलब तो है नहीं तो ये आ जाएगा के एक्स। अब मेरा मतलब है माइनस जो था वो हम खा गए, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा, नहीं माइनस साइन थीटा वाले में रहता है। आइए एक फॉर्मूला आपको बता दें कि साइन माइनस थीटा जब आएगा तो माइनस का साइन थीटा आ जाएगा, लेकिन कॉस के साथ जो माइनस थीटा आएगा वो खत्म हो जाएगा, वही ये माइनस गायब हो गया। अब इसी तरीके से हम अपनी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बना लें। तो पार्टिकल ए वाला, तो पहले वाले की हम निकालेंगे v1, तो v1 के लिए आ जाएगा 0.05 साइन ओमेगा, ओमेगा कहां है इसका बताइए, यानी कि 0.05 और ये है ए और ये है ओमेगा, तो ओमेगा पहले आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100 पाई और कॉस और के एक्स यानी केवल ये टर्म आएगा, और जब ये टर्म आएगा तो आपके पास माइनस का 4 पाई एक्स और बेटा ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का पाई बाई 3। मतलब मैं ये समझता हूं कि आपको जब इस पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करनी है और पोजीशन अलग अलग लेनी है तो मैं ये समझता हूं कि आपको एक काम करना चाहिए कि जनरल ये v ले लेना चाहिए। ठीक, मतलब मैं नेक्स्ट पेज पर इसको बताऊं अगर तो आपके पास आ जाएगा 100 पाई टी माइनस का 4 पाई एक्स। तो नेक्स्ट पेज पर जरा y इक्वल टू ले लेते हैं 0.05 साइन और बेटा आ जाएगा 100 पाई टी और माइनस का आ जाएगा हमारे पास, माइनस का आ जाएगा 4 पाई एक्स प्लस का पाई बाई 3। अब बच्चों इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से देख लीजिए और इक्वेशन हमने आपको अलग से लिख दी है। ठीक, जरा एक काम करिएगा, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी टी करेंगे, यही है पार्टिकल वेलोसिटी। कितना आ जाएगा 0.05 साइन नहीं रहेगा, ओमेगा का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइड बाई 100 पाई और बेटा कॉस रहेगा ब्रैकेट में माइनस का 4 पाई एक्स रहेगा और बच्चों ये क्योंकि प्लस लिखा है पाई बाई 3 तो ये बना रहेगा। टी हमने क्या किया है, टी 0 कर दिया। फिर से सुनिएगा,
जब हमने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया कि t इक्वल टू 0 पर एक बार डिफरेंशिएट करके हम dy बाई डी टी लाएंगे, ए ओमेगा आ जाएगा और cos आ जाएगा और t 0 कर देंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। मैं इसी का सहारा ले रहा हूं, क्या है, इसी का सहारा ले रहा हूं। और अलग अलग पोजीशन पे, तो यहां जगह कम है तो हम लोग पीछे वाले पे आ जाते हैं बच्चों। तो अब देखिएगा, ये पहला वाला पार्टिकल आ गया, फर्स्ट वाला। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो पहला वाला पार्टिकल निकालेंगे 0.05 और 100 पाई और कॉस आ जाएगा। पहले वाले पार्टिकल के लिए बताइए पोजीशन कितनी आ जाएगी, 2, देखो 2 आ जाएगी और प्लस का आ जाएगा π/3, इक्वेशन 1। जब हम दूसरे पार्टिकल के लिए निकालेंगे V2 कहां है, ये दूसरा पार्टिकल है VA और VB। तो VB जब निकालेंगे तो वो कब निकालेंगे, x इक्वल टू 2.25, यानी बेटा ये हो गया VA और ये हो गया VB, तो 0.05 और 100 पाई, तो कॉस आ जाएगा और माइनस का 4 पाई, और यहां पर कलर चेंज कर देते हैं और 2.25 आएगा प्लस का π/3 आ जाएगा बच्चों। और ये आ जाएगा हमारे पास, लंबा सवाल है ना। तो ये भाई देखो, दो सवाल ऐसे हैं, एक ये वाला और एक मैंने पहले बताया था टेम्परेचर वाला। ये अपने आप में थोड़े से अच्छे क्वेश्चन रखे गए ताकि कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिले। तो देखिए बेटा, जब इनको डिवाइड करेंगे तो VA अपॉन VB आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर रहेगा कॉस के साथ कौन सा एंगल और कॉस के साथ कौन सा एंगल, ये आपको निकालना है। आइए, तो ये 8 पाई आ जाएगा और 3, यानी कि ये आ जाएगा माइनस का 8 पाई, 24 और माइनस का 23 आ जाएगा, माइनस का 23। अब मैं आपको इतना बता दूं कि जब भी कभी ऐसी पोजीशन आती है तो आप सभी लोग जैसे ये कितना पाई है, 8 पाई, समझना 8 पाई प्लस π/3, कॉन्सेप्ट देखिए, सॉल्व नहीं करना है, और 9 पाई प्लस π/3। तो ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू जो आएगी कॉस ऑफ, अब कॉस 8 पाई का मतलब होता है 2 पाई के बाद पूरा एक चक्कर हो जाता है, यानी हम वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। तो सॉल्व करना नहीं है, इसको समझना है कि कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा जो होता है, 2 पाई प्लस थीटा, जैसे माइनस कॉमन भी ले लेंगे तो भी वो प्लस आ जाएगा। तो 2 पाई प्लस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा जो होता है, ये हमारा आ जाएगा कॉस ऑफ π/3। और इसमें आपके पास एक पाई ज्यादा है तो ये माइनस का साइन आ जाएगा कॉस ऑफ π/3, और दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1। बताइए 9 पाई में क्या किया हमने, भाई पूरा राउंड लेते हैं तो पूरा चारों क्वाड्रेंट में 2 पाई रोटेट करते हैं, वापस पहले क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, और हम एक और पाई जाएंगे तो तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो अब माइनस, इतना सॉल्व भी किसी को नहीं करना है, देखिए टाइम तो इतना है नहीं आपके पास। और ये वास्तव में क्वेश्चन हमारा जैसे 2025 में आया था, तो ये ऐसा है जिसमें कुछ चीजें समझनी है ताकि आप उसको जल्दी से कर पाए। ठीक है बच्चों, तो नो डाउट ये वैसे 25 में क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाए, है ना उनमें तो वैसा ही क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो कुछ चीजें सिखा रहे हैं, सिखाने पर आपको ये आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर हम लोग किस तरीके से उनको क्वेश्चन अगर टफ भी आ जाए तो अगर हमारा किया हुआ होगा तो हम कर ले जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला, यानी कि -1, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो 10th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है फोर्थ, 10th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ आ जाएगा। अब बच्चों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दी गई हैं, और 3 तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपको बोला गया है कि मटेरियल नेम्ड एज डायामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक बोला है। और आपको क्या बोला गया है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोली गई है कि डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दिया गया है। इनमें से कह रहा है कि अमंग दीज विच इज फाउंड इन ऑल द मटेरियल, मतलब आपको सभी मटेरियल में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको मिलती है, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। याद करने वाला सवाल है,
डाया पैरा फेरो की सारी प्रॉपर्टी लर्न करनी है। डाया मैग्नेटिक आपका सभी में मिलता है, फेरो तो सभी में मिलता नहीं है, आपको मालूम है डोमेन उसमें बनते हैं। तो इसी तरीके से इसको हम लर्न करेंगे। तो डाया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन ऑल मटेरियल। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग 12 नंबर पे आ जाते हैं। देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है 12 नंबर। एक वायर है, एक वायर है जिसकी लेंथ दी गई है एल, और इसी वायर को हम लोगों ने क्या कर दिया है, इसको हमने बना दिया है सर्कल, यानी रेडियस आर। तो सर्कल की 2 पाई आर जो बन जाएगी वो एल हो जाएगी। आर इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन 2 पाई। इसका सर्कल का एरिया जब निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा पाई और एल अपॉन 2 पाई का, एल अपॉन 2 पाई का, और ये आ जाएगा होल स्क्वायर। यानी वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, वायर को सर्कल में बांध दिया गया है। ठीक है बच्चों। अब कह रहा है मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो हमें क्या करना है, यहां पे आई इंटू ए करना है। तो ये आ जाएगा आई इंटू ए। तो करंट तो आई है ही, और ए की वैल्यू हमने बता दी पाई, और ये आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा यहां पर ना, यहां पर आपके पास आ रहा है तो 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर। अब एक पाई कैंसिल हो रहा है, देखिए कौन सा पाई, देखिए कैंसिल हो रहा है, एक पाई यहां पर कैंसिल हो रहा है, तो एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये पाई कैंसिल कर दीजिएगा, ये वाला पाई कैंसिल कर दीजिएगा, आपके पास क्या बचेगा, आई बचेगा, एल स्क्वायर बचेगा, डिवाइडेड बाई 4 पाई बचेगा। राइट ऑप्शन है आई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर से एक पाई कैंसिल हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा 12 का फोर्थ वाला आ जाएगा। तो बहुत अच्छा सवाल है, मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू ए निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीक वैल्यू जो होती है हमारे पास एसी सोर्स के लिए जब निकाली जाती है, तो हम लोग जानते हैं वी आर एम एस जो होता है वो वी नॉट अपॉन अंडर रूट 2 टाइम्स, यानी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ वी आर एम एस इक्वल टू पीक वोल्टेज आ जाएगा रूट 2 टाइम्स ऑफ वी आर एम एस ऑफ ए सी, यानी कि अंडर रूट 2 टाइम्स कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 14 पर। अच्छा सवाल है 14 वाला। जैसे सबसे पहले देखिएगा कि हम अगर अपने लेंस को ऐसे कट करते हैं, ए इधर है और बी नीचे वाला है, मान लो बी है, सी अलग कर देंगे, तो ए वाले की इस टुकड़े की हमारी पावर वही रहेगी और नीचे वाले टुकड़े की पावर वही रहेगी। जब हम इसको कैसे कट करते हैं, एक होता है ऑप्टिकल एक्सिस, एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से कट कर दिया तो ये टुकड़े जो बचे हमारे, पावर सेम रहेगी, रेडियाई बदल नहीं रही है। अब जब हम इस वाले टुकड़े को फर्दर हम इसको ऐसे करने जा रहे हैं, फर्दर टुकड़े को हम दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं, ये वाला और ये वाला, अबाउट ऑप्टिकल एक्सिस। तो फिर इसकी पावर हो जाएगी हाफ, इसकी पावर हो जाएगी हाफ, यानी कि ए की पावर पूछी गई है तो पावर ऑफ ए पी, डन, सही है। ये वाला गलत, बी की पावर p/2, तो ये बी वाला टुकड़ा है। एक बार दोबारा बता दें, जब हम लेंस को ऐसे कट करते हैं तो पावर हमारे टुकड़े की जो बनती है वो हाफ हो जाती है, फोकल लेंथ डबल हो जाती है, ऑप्टिकल एक्सिस फिनोमिना। और जब हम इस तरह से कट करते हैं तो पावर जो इसकी है वही बनी रहती है, फोकल लेंथ जो इसकी है वही बनी रहती है। तो हमें तो जब ऐसे कट करेंगे तो ए वाला तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही आ रहा है, यानी कि पावर पी का लेंस है तो ए का हमारा पूछा गया है, बाकी हमारा सब गलत है, बी वाले की p/2 हो जाएगी। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 15 पर। बच्चों देखिएगा, जब बात करते हैं डिवाइडी एसी में हम कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इफ देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस, कोई इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं दिया है, बट दो स्लिट हमारी जो कह रहे हैं कि मिनिमम इंटेंसिटी लाना चाहते हैं, मतलब मिनिमा और फिफ्थ मिनिमा। तो फर्स्ट मिनिमा का मतलब फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, फ्रिंज बनती है इसमें, थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क, फिफ्थ डार्क।
यही तो होता है मिनिमा। अब लैम्डा बाई 2 इसकी होती है पाथ डिफरेंस, है ना, लैम्डा बाई 2। 3 लैम्डा बाई 2 इसमें आता है, 5 लैम्डा बाई 2 इसमें आता है, 7 लैम्डा बाई 2 इसमें आता है, और 9 लैम्डा बाई 2 इसमें आता है। करेक्ट आंसर है। वैसे तो पता है 2n-1 लैम्डा बाई 2 वाला फॉर्मूला लगा लेंगे और n बराबर 5 रख देंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है? 2n-1 लैम्डा बाई 2, और n की जगह क्या आ जाएगा। लेकिन कभी कभी आपको ऐसे करने में ज्यादा सही रहता है, ऐसे करने में एक सीक्वेंस याद रहता है। कितने फॉर्मूले लर्न करेंगे, हो सकता है कोई बच्चा प्लस वाला लर्न कर ले, हो सकता है कि कोई माइनस वाला लर्न कर ले, प्लस वाला लर्न करेगा तो n की वैल्यू गलत रखना शुरू कर देगा, तो कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आगे का पोर्शन जो है वो पंकज सर करेंगे। थैंक यू बच्चों। इसके बाद आरडी सर हैं। ओके, थैंक यू, बाय। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों। इन द फॉर्मूला x इज इक्वल टू 3yz स्क्वायर, x एंड z हैव डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो डायमेंशन ऑफ y बताना है। सूत्र x इज इक्वल टू 3yz स्क्वायर में xz धारिता और चुंबकीय क्षेत्र की विमाएं हैं, तो y का सूत्र बताओ। अब देखो बेटा y निकालना है तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई जेड स्क्वायर। 3 से कोई मतलब नहीं है, डायमेंशन लेस होता है। तो y और x क्या है, x क्या है देखो यहाँ पे कैपेसिटेंस, और z क्या है मैग्नेटिक फील्ड, तो यानी कि बी स्क्वायर हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड और कैपेसिटेंस का डायमेंशन लिखना है तो कोई रटने की जरूरत नहीं है, c बराबर होता है q बाई वी, और मैग्नेटिक फील्ड F बराबर IBL होता है, तो B बराबर हो जाएगा F अपॉन IL का होल स्क्वायर। तो Y मिल जाएगा Q बराबर IT, और नीचे V की जगह फिर से लिख दो V बराबर W बाई क्यू, और बाई क्यू ऊपर फिर से चला जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा F स्क्वायर बाई I स्क्वायर L स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो और Q बराबर IT फिर से हो गया, Q बराबर IT, तो फिर से ये हो गया I स्क्वायर T स्क्वायर I स्क्वायर L स्क्वायर। W के डायमेंशन होती है ML2 T माइनस 2, और फोर्स की होती है MLT माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये I इंटू आई ए स्क्वायर हो जाएगा, a की पावर 4 हो गया, I स्क्वायर a की पावर 4, ये t की पावर 2 हो जाएगा, और ये L स्क्वायर और L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां m बचा और m की पावर 2 बचा, तो m माइनस 3 हो जाएगा। t माइनस 2 और -4, -4 और -2 6 हो जाएगा, -6, तो t ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा भाई। और अब क्या बचा, l बचा, तो l की पावर 2 है, l की पावर 2 है, और यहां पर ये l की पावर 2 ऊपर जाकर के -2 हो जाएगा, l की पावर -2। तो ये हम लोग का देखो क्या आया, m टू दी पावर -3 आया, l की पावर -2 आया, 6 2 8 t की पावर 8 हो गया, a की पावर 4 हो गया। तो आंसर आपका देखो थर्ड वाला मैच कर गया, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in given diagram there is smooth fixed wedge and mass m released when spring is at natural length and the maximum extension in the spring। दिए गए चित्र में एक चिकना स्थिर ऊर्जाकार सतह पर एक द्रव्यमान जब स्प्रिंग अपने वास्तविक लंबाई पर छोड़ा जाता है तो लंबाई में वृद्धि। ये बच्चों एक डायग्राम है, इसमें इंक्लाइन प्लेन है 30 डिग्री पे। अब ये मास है, इस मास को स्प्रिंग से कनेक्ट करा करके पुली के थ्रू यहां से बांध दिया गया। अब मास को हम पकड़े हुए हैं, अब मास को जैसे ही हम छोड़ेंगे तो ये मास नीचे भागेगा, और नीचे जब भागेगा तो इस स्प्रिंग की लंबाई में x का इंक्रीमेंट हो गया, यही हमें निकालना है। अब देखो एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, यहां पर जब मास नीचे जाएगा तो स्प्रिंग की लंबाई में इंक्रीमेंट होगा, तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और मास नीचे जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कर दो। नीचे की तरफ जो वेट होगा, इसका वेट का कंपोनेंट हो जाएगा mg sin 30। अब लगा दो, जब मास नीचे जाएगा तो वर्क होगा, और वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी की हो जाएगा। वर्क कितना होगा, mg sin 30 इंटू एक्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। एक एक्स कैंसिल हो जाएगा,
तो mg sin 30 1/2 आ जाएगा, 1/2 k और x हो जाएगा 1/2 कैंसिल हो गया, तो यहां से हमें x मिल गया, x इज इक्वल टू आ गया mg/k। तो ये पहला ऑप्शन आ गया बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन इसका जो है ये राइट ऑप्शन है बेटा। चलो आगे चलते हैं। सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल लाइज ऑन, दो कणों का द्रव्यमान कैसे स्थित होगा, कहां पे, द्वितीय कण पर प्रथम कण पर, दोनों को मिलाने वाली रेखा पर इस तरह की ये हो गया, दोनों को मिलाने वाली रेखा पर किस प्रकार r1/r2 m1/m2। तो देखो बेटा, जो अगर दो पार्टिकल हैं तो सेंटर ऑफ मास किसी पार्टिकल पे नहीं होगा, पहली बात, सेंटर ऑफ मास पार्टिकल को मिलाने वाली लाइन पर होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये दोनों तो गलत हो गए भाई, ना तो सेंटर ऑफ मास सेकंड लाइन पार्टिकल पर होगा ना फर्स्ट पर होगा। अब इन दोनों में चेक करना है कहां होगा। तो इसके लिए देखो एक फंडा होता है क्या, कि मान लो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस। अब मान लो कंसीडर कर लो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर है, तो ये 0 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा m1r1 इज इक्वल टू m2r2 माइनस में, या यहां पर मिल जाएगा m1/m2 इज इक्वल टू r2/r1। यहां पर सेंटर ऑफ मास होगा, ये सेंटर ऑफ मास होगा। अगर हम सेंटर ऑफ मास ओरिजिन मान लेते हैं तो ये निकल आएगा, तो इससे आंसर सेकंड मैच कर रहा है, m1r1 इज इक्वल टू m2r2, बस आ गया सेकंड, ये मतलब थर्ड ऑप्शन आ गया, थर्ड ऑप्शन मैच करेगा, थर्ड। लो देखो ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखा हुआ है। चलो आगे चलते हैं। डैम्पिंग इज एन ऑसिलेटरी सिस्टम कॉजेज, भाई डैम्पिंग क्या होता है, डैम्पिंग होता क्या है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता। अगर मान लो कोई ये सिंपल पेंडुलम है, अब इसके रास्ते में एयर का फ्रिक्शन हो जाए, अगर एयर का फ्रिक्शन एब्सेंट है तो एसएचएम होता है, एसएचएम में इसके एम्पलीट्यूड वही के वही बने रहते हैं, एनर्जी लॉस नहीं होता। लेकिन बच्चों अगर मान लो फ्रिक्शनल फोर्सेस आ जाए, तो फ्रिक्शनल फोर्सेस में क्या होगा कि इसका एम्पलीट्यूड धीरे 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 फ्रिक्शन के अगेंस्ट में कम होता चला जाएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा, तो इसमें एम्पलीट्यूड कम होता रहता है, तो भैया केवल ये डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड होगा और एनर्जी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट, a charge q placed at each of opposite corner of a square, a charge q is placed at each of other two corners, if the net electrical force on capital Q 0 then q by q निकालना है। आवेश q एक वर्ग में विपरीत शीर्षों पर रखा, यदि आवेश अनावेश q को बचे हुए दोनों शीर्षों पर रखने पर q पर पड़ावी बल 0, तो इसका रेशियो बताना है। चलो बच्चों देखते हैं इसको जरा। मान लेते हैं यहां पे एक चार्ज Q ये है, एक का Q ये है, बाकी भी चार ये कॉर्नर बचे तो Q Q हो गया। अब इसमें क्या बोला है इस पे चार्ज नेट 0 है, नेट चार्ज इसमें 0 है, तो Q बाई Q निकालना है। अब देखो बच्चों, अगर इसको हम पॉजिटिव मानेंगे तो ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, इसका रिजल्टेंट इधर होगा और इसका फोर्स भी इधर ही लगेगा, तो रिजल्टेंट सारे फोर्स क्यू पे इधर आ जाएंगे, जब इधर आ जाएंगे तो नेट 0 नहीं बनेगा, तो इसके लिए इस चार्ज को हमें माइनस मानना पड़ेगा, इसको भी माइनस मान लो। अब देखो क्या होगा, इसकी साइड ए मान लो, ये क्यू इसको अपनी तरफ खींचेगा, इधर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, और ये क्यू भी इधर खींचेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे क्योंकि चार्ज की वैल्यू सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो अब इन दोनों का एफ रिजल्टेंट हो जाएगा इधर कितना, f√2, और f की वैल्यू हो जाएगी k q1 q2 बाई साइड स्क्वायर r स्क्वायर डिस्टेंस। तो यानी कि ये दोनों चार्ज ने इधर ऐसे फोर्स लगाया, तो इसका और इसका रिजल्टेंट इधर आ गया। अब बच्चों ये माइनस क्यू जो चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, इधर लगाएगा F डैश। अब चूंकि इसमें नेट 0 होना है,
तो अगर नेट जीरो होना है तो इसका मतलब ये एफ डैश और ये एफ रूट टू आपस में इक्वल अपोजिट होंगे, कैंसिल कर देंगे। और एफ डैश कितना होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, डायगोनल डायगोनल कितना हो जाएगा ए रूट टू, तो इसका स्क्वायर 2। ठीक, चलो अब एफ डैश और एफ रूट टू को बराबर कर दो, तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ रूट टू। एफ डैश कितना आ गया के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर इज इक्वल टू एफ की वैल्यू आ गई के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर रूट टू। के क्यू कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, क्यू इधर ले आओ तो क्यू बाई क्यू आया, टू उधर ले जाओ, टू रूट टू। अब चूंकि यहां पे कैपिटल क्यू निगेटिव है तो यहां पर हम निगेटिव लिख सकते हैं, तो रेशियो आ गया माइनस में 2 रूट टू। माइनस 2 रूट टू का मतलब सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये सही आंसर बच्चों मिल गया। नेक्स्ट, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड। पहले में फिनोमेना है, दूसरे में एक्सप्लेनेशन है। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन कौन सा फिनोमेना रिप्रेजेंट करते हैं? स्तंभ को दो से सम्मिलित करें। विवर्तन, अध्यारोपण, अपवर्तन, ध्रुवण कौन से फिनोमेना को रिप्रेजेंट करते हैं? देखो बेटा, जो डिफ्रैक्शन होता है वो क्या होता है बताओ? बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टिकल, यही तो होता है ना डिफ्रैक्शन, ये तो डेफिनेशन है सीधे सीधे। और इंटरफेरेंस क्या होता है? रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी होता है भैया, है ना। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन में जब लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो इंटरफेस से उसका पाथ बदल जाता है, तो ये पहला हो गया। अब पोलराइजेशन क्या होता है? रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइब्रेशन। एक मतलब ये थोड़ा सा यहां गड़बड़ लिखा हुआ है, जो इसमें वाइब्रेशन होते हैं एक फिक्स डायरेक्शन में, ये होते हैं बेटा फिक्स डायरेक्शन में, है ना। तो ये वाइब्रेशन एक डायरेक्शन में फिक्स कर देता है, पोलराइजेशन। तो अब ये तो फिनोमेना से एरो लगा दिए, देखो ढूंढो कौन सा, ए का 3 है तो इन दोनों में सही है, फिर बी का 2 है, ए भी ठीक है, सी का क्या है? पहला है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। सी का पहला यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका मैच कर जाएगा। नेक्स्ट, बाइंडिंग एनर्जी इज क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स एटम। ये तो गलत लग रहा है यार। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? अब बाइंडिंग एनर्जी में ये है कि बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस से न्यूक्लियन को एकदम सेपरेट करती है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक न्यूक्लियस इनटू इट्स न्यूक्लियन, बस यही है बाइंडिंग एनर्जी, और क्या है? ठीक है, जो बाइंडिंग एनर्जी होती है न्यूक्लियस को देने पर उसके न्यूक्लियॉन्स में ब्रेक करती है, यही बाइंडिंग एनर्जी हो गया। नेक्स्ट देखो ये लिखा हुआ है ना, सेपरेट न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस को न्यूक्लियॉन में सेपरेट करती। चलो आगे चले, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसके आगे अगर ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट हाफ ऑफ हाइट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट बी ऑफ पाथ, द वेलोसिटी ऑफ बॉल विल बी। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो एक पार्टिकल है, ये ऐसे फेंका गया, यहां पर बेटा इनिशियल वेलोसिटी है u20 और एंगल कितना है 60, ठीक है। और कह रहा है कि हाफ ऑफ हाइट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट, जो हाईएस्ट पॉइंट है उसकी आधी हाइट पर, यानी कि ये हाफ हाइट हो गई, इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी बताना है क्या होगी, हमें ये भी निकालना है। तो ऐसा करो बच्चों, इसमें एक ये ए बी पंप, ये ए पॉइंट मान लो और ये पी मान लो। ए और पी पे कंजर्वेशन एनर्जी लगा दो, तो ए पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू बी पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, कंजर्व एनर्जी करा दो। तो ए पर भाई जिन दोनों पॉइंट के बीच में एनर्जी लगाते तो एक लेवल बना लेते हैं, तो लेवल के बीच की हाइट h/2 हो गई। अब ए पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mu स्क्वायर, पोटेंशियल 0 हो जाएगी। बी पर काइनेटिक हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल कितनी हो जाएगी mg h/2। m कॉमन करके कैंसिल कर दो,
2 का मल्टीप्लाई कर दो, u की वैल्यू 20 रख दो, 20 स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई v स्क्वायर निकालना है, 2 का मल्टीप्लाई gh, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा दो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, जी कैंसिल हो गया, ये 400 आ गया, ये v स्क्वायर प्लस u की वैल्यू 400 हो जाएगी, 20 स्क्वायर 400, और साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 60/2, तो ये बच्चों हमें क्या मिलेगा, देखो 400 इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 400, मतलब कैंसिल हो जाएगा तो 200 आ जाएगा, साइन 60 √3/2, स्क्वायर करेंगे 354, 4 पंचे 20, 5 तिया 15, तो वी स्क्वायर आया 400 माइनस 150, कितना आ गया 250 वी स्क्वायर मिल गया, तो v बराबर आ गया √250, √250 कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ जीना डायोड, इनमें से कौन सा कथन जीना डायोड के उचित कार्य के लिए सत्य नहीं है, सही नहीं है, बताना है। रिवर्स बायस वोल्टेज शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीनर, लेस तो होना चाहिए, यही गलत हो गया, लो यही सही नहीं है। जो रिवर्स बायस वोल्टेज है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए ना जीनर से, तो रिवर्स बायस वोल्टेज मस्ट ग्रेटर देन, ये सही है। जीनर इज टू बी रिवर्स बायस फॉर जीनर एक्शन के लिए रिवर्स होना चाहिए, फॉर गिवन जीनर डायोड 1 जीनर ब्रेकडाउन, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है, पहला ही करेक्ट नहीं है बच्चों। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल 1/4 ऑफ वैल्यू एट 2 to 7 डिग्री केल्विन, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टी होता है, E K इज इक्वल टू 3/2 KT या E इज इक्वल टू 3/2 KT, तो K1/K2 हो जाएगा T1/T2, K1 हो गया, K2 हो गया, K1/4 करना है, और टेम्परेचर कितना है 2 to 7, तो ये हो जाएगा 273, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में चेंज करो, केल्विन में चेंज हो गया है ना, T2 निकालना है, K1 कैंसिल हो गया, 4 ऊपर गया, कितना हो जाएगा ये 500 हो जाएगा, बाई T2 आ गया, तो T2 हमें मिल गया 500/4, यानी कि 125 डिग्री केल्विन, 125 केल्विन आंसर आ गया, सीधा सीधा बेटा। ठीक, चलो नेक्स्ट। If certain wire A has resistance, the resistance of another wire B of same material, equal length, but diameter thrice diameter of it. एक निश्चित तार A का प्रतिरोध जो है कितना है, एक रेजिस्टेंस कितना है 81 है बेटा, इसमें कुछ वैल्यू जो है छूट गई है ना, इसमें कुछ वैल्यू छूट गई है, रेजिस्टेंस यहां पे है 81 हो, 81 प्रतिरोध 81 है, ये 81 है, तुम्हारे पेपर में दिया हुआ है। तो अब अगर डायमीटर हम 3 गुना करते हैं, रेजिस्टेंस बताना है, तो R इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, रोयल बाई है, सेम मटेरियल का मतलब रो कांस्टेंट हो गया, लेंथ कांस्टेंट हो गया, तो R प्रोपोर्शनल टू 1/A हो गया, और A की जगह लिख सकते हैं πr², तो R प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो गया, तो R1/R2 हो जाएगा R2/R1 का होल स्क्वायर। अब रेजिस्टेंस पहले 81 है, R2 हमें निकालना है, ठीक है, और डायमीटर कितना हो रहा है 3 गुना, तो ये 3R1 हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी वो रेडियस भी 3 टाइम्स हो जाएगी, कैंसिल हो गया, तो R2 आया 81, R2 उधर ले जाओ और 9 इधर आ गया, 9 ओम आएगा बच्चों, सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया 9 ओम, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, a network of resistor is connected across 10 volt battery with internal resistance 1 ohm as shown in figure, current given by battery। प्रतिरोधकों का एक नेटवर्क 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 1 है,
जैसा कि सर्किट आरेख में दिखाया गया, बैटरी द्वारा दी गई धारा बताओ। तो बच्चों देखो यहां से करंट निकलेगी ये आई। अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में, ये पैरेलल में, ये सीरीज और वन सीरीज। आई बराबर वी बाई आर निकाल दो। इसका पैरेलल में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 2 6 R1 R2 अपॉन R1 प्लस 2 3 जा हो जाएगा, 4/3 आ गया और 4/3 ये भी हो जाएगा। अब R इक्विवेलेंट निकाल लो। तो ये सब सीरीज में हो गए, 4/3 और 4/3 8/3 प्लस 2 और ये प्लस 1 2 प्लस 1 3 3 त्रिका 9 और 8 17/3 आ गया। अब I निकाल लो। I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर नेट। तो वोल्टेज है 10 वोल्ट और R हो गया 17/3 3 ऊपर पहुंच गया तो 30/17। बच्चों फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है, 30/17। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग लॉजिक इट डज नॉट हैव टू इनपुट। ये तो जानते ही हो, निम्न में से कौन सा था, दो निवेश नहीं रखता है, केवल नॉट ही होता है, इसमें एक ही सिंगल होता है इनपुट। तो ये तो क्वेश्चन हो गया, पहला आंसर आ गया सीधा। नेक्स्ट, a screw gauge is provided with a ratchet arrangement in form of knob at the right end of spindle. The screw should be rotated by this knob only. The purpose of this device, ये थोड़ा सा याद करने वाला क्वेश्चन है बेटा। इसमें स्क्रू गेज में जैसे पीछे नहीं होता, ये रैचेट लगा होता है, तो रैचेट से हम घुमाते हैं, रोटेट कराते हैं, तो नॉब केवल यहां पर आगे जाती है। तो वो इसलिए होता है ताकि इसमें इसकी पिच जो है वो डैमेज ना हो। इसमें फोर्थ आंसर आएगा बच्चों, स्क्रू गेज की पिची में कोई डैमेज ना हो, इसलिए उसको हम इस तरीके घुमाते हैं कि केवल रोटेट ही करा सकते हैं वहां पर। ठीक है। नेक्स्ट, लेंथ ब्रेड्थ और थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल 4.567 सेंटीमीटर 2.005 एंड 3.01 सेंटीमीटर। वॉल्यूम बताना है सिग्निफिकेंट फिगर में। तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ है बच्चों कितना, 4.567 और फिर क्या है 2 पॉइंट, ब्रेड्थ है 2.00। बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें बेटा तुम लोग को। और ये 3.01 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो तो -2 आ जाएगा। और इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.2756। इस तरीके से आगे तुम्हें कुछ वैल्यू मिल जाएगी मीटर क्यूब। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो यहां देखो सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, यानी कि हमें ये 3 टर्म के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 0.276 को हटाना पड़ेगा। अब 6 5 से ज्यादा है तो इसको हटा दो, 1 बढ़ा दो, ये आ जाएगा मीटर क्यूब, 0.276 मीटर क्यूब। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट आप। तो बच्चों जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 30 तक एक्सप्लेन कर चुके हैं सर लोग। अब क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पुराने PYQ को मॉडिफाइड करके बनाया गया है। अर्थ की सरफेस पर एक m मास की बॉडी रखी गई है और फिर इसको यहां से कुछ हाइट पर ले जाते हैं, h इज इक्वल टू 3r, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पूछा है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है U बराबर -g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी अपॉन अर्थ की सेंटर से उसकी डिस्टेंस। ये डिस्टेंस r सेंटर से होती है। तो जब वो सरफेस पे थी तो पहली पोटेंशियल एनर्जी थी -g mm अपॉन r। यहां पे r बराबर r है। जब हाइट पर पहुंच गई तो U2 बराबर हो जाएगा -g mm, और इस बार बेटा ये 4r हो जाएगी, सेंटर से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी r प्लस 3r। तो चेंज कैसे आएगा, चेंज माइनस करके आएगा। डेल्टा U बराबर U2 माइनस U1, ये हम करेंगे।
तो -g mm/4r और -g mm/ ये r आ गया u1। अब यहां से हम कॉमन ले लेंगे, g mm/r कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस है, ये -1/4 है और 1 - 1/4 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 और gmm/r। अब यहां पे कैपिटल जी तो कहीं है ही नहीं, तो अर्थ की सरफेस पे एक फॉर्मूला ग्रेविटी अगर हम लिखें, ये कई जगह आप ग्रेविटेशन में यूज करते हैं, gm/r²। तो बहुत जगहों पर हम gm की जगह gr² लिख देते हैं, तो यहां पर भी gm की जगह अगर हम gr² लिख देंगे तो 3/4 इधर वाला m g और r² से एक r कट जाएगा डिनोमिनेटर से, तो 3/4 mgr थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे दो जगहों पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाल के माइनस करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट है, सी लेवल से 2.5 मतलब ये सी लेवल है, यहां से कुछ हाइट पर डेप्थ पर आ गए, h बराबर 2.5 किलोमीटर, तो इसको मैं मीटर में बदल लूंगा, 2.5 10³ है। तो यहां पर जब आते हैं तो कहते हैं कि अंशात्मक संपीड़न यानी फ्रैक्शनल कंप्रेशन इज हाउ मच %, यही वाली वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V, और ये फ्रैक्शन है, यहां माइनस होता है, मतलब अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो अब हम सारी वैल्यू रख देते हैं, माइनस डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन B, इसको ऊपर ले गए और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे बाद में, ये तो फ्रैक्शनल है और वो कंप्रेशन परसेंटेज में दिया है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो पहले डेल्टा V अपॉन V निकाल लेते हैं, तो डेल्टा P कितना है, h रो जी, ये यहां से यहां आने पर प्रेशर में इंक्रीमेंट है, तो h है आपका 2.5 × 10⁻³ और g की वैल्यू है रो की वैल्यू है 10⁻³ और g की वैल्यू तो हम 10 ले लेते हैं, g की वैल्यू तो 10 ले लीजिए, अपॉन बल्क मॉडुलस है एंड इट इज 2 × 10⁹, 2 × 10⁹। तो डेल्टा V अपॉन V हमारे पास आ गया है, ये 6 है, ये सब कट जाएंगे और यहाँ पे 10⁻² आ जाएगा और ये कट के 1.25 आ जाएगा, तो 1.25 × 10⁻², ये डेल्टा V अपॉन V है, माइनस साइन बता रहा है कि कंप्रेशन है, और परसेंटेज में अगर देना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा एंड योर आंसर विल बी 1.25, सेकेंड आंसर इसका हो जाएगा। तो ये भी एक डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन था। इस बार का FST थोड़ा सा
इजी मॉडरेट लेवल का रखा गया है और बहुत ज़्यादा ये फार्मूला है एनसीईआरटी के इस पेज पे, यही वाला फार्मूला हम लोगों ने देखिए यूज किया है। अब ये एक कैपिलरी ट्यूब का क्वेश्चन है। एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन ग्लास एंड वाटर, तो थीटा बिटवीन ग्लास एंड वाटर इज 0 and it rises in a capillary up to 6 centimeter when surface tension T is equal to 70 dynes per centimeter है। तो फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन R रो और G। T सरफेस टेंशन है, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, R कैपिलरी की क्रॉस सेक्शनल रेडियस है, रो लिक्विड की डेंसिटी है और जी है। तो पहले हमारे पास वाटर है, कांच और जेल है और एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है और ये 6 सेंटीमीटर चढ़ जाता है। तो पहले लिखेंगे 6 और इज इक्वल टू 2, टेंशन की वैल्यू 70 लिख देंगे क्योंकि दिया गया है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 दे देंगे और R और वाटर की डेंसिटी मेरे पास रो है, वाटर की डेंसिटी चाहो तो 1 भी मान सकते हो और ये G है, G10 है। अब एक दूसरा लिक्विड है और उसके लिए H पूछा जा रहा है, तो 2, इसका सरफेस टेंशन 140 है और एंगल ऑफ कांटेक्ट 60 डिग्री है, तो ये cos 60 है और R तो वही रहेगा, G भी वही रहेगा और रिलेटिव डेंसिटी 2 दी है। तो आपको मालूम है डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी ये रिलेटिव डेंसिटी होती है, तो डेंसिटी इसकी हो जाएगी लिक्विड की डेंसिटी हो जाएगी 2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर और वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो ये 2 आ जाएगा, डेंसिटी की जगह 2 आ जाएगा। अब मुझे H निकालना है तो कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, आप आराम से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। हम डिवाइड कर देंगे, हम कर देंगे H बटे 6। तो कटेगा क्या क्या देख लीजिए, कई चीजें तो कट जाएंगी, आर जी कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, 140 cos 60, तो 140 और cos 60 1/2 हो गया और नीचे ये 2 है और 6 है तो इसके लिए 70 सब कट गया है, 70 cos 0, तो ये 70 हो गया। तो हाउ मच इज H, तो ये 2 हो गया और ये 2 से ये 2 कट गया, H बराबर 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर, थर्ड इसका आंसर आ रहा है। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं थी, काफी सिंपल क्वेश्चन था। इस बार का मोस्टली एफएसटी आपको 1 लाइनर फॉर्मूला बेस्ड मिला होगा, क्योंकि पूरी हम लोगों को आशंका है कि मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि जितना कठिन 2025 का पेपर था उतना ही कठिन 2026 का भी होगा, उससे इजी भी हो सकता है, काफी इजी भी हो सकता है। तो गड़बड़ ये होती कि जो काफी इजी अगर आ गया तो फिर आप जल्दी में गड़बड़ कर देंगे, तो हर टाइप की प्रैक्टिस करानी पड़ती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इसी एनसीईआरटी के इस पेज नंबर पर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
दो स्टेटमेंट्स हैं और देखते हैं। ए सिंपल पेंडुलम इज टेकन टू ए प्लैनेट ऑफ मास m and radius 4 times and 2 times respectively than the earth। तो ये जो प्लैनेट का मास है वो 4 टाइम्स मास ऑफ अर्थ है और प्लैनेट की जो रेडियस है वो 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ है। ये दो चीज दी गई है और टाइम पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट ऑन अर्थ एंड द प्लैनेट। तो मेरे पास जो फॉर्मूला होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। अब G उस प्लैनेट की सरफेस पर ग्रेविटी है और G का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट, अब यहां पे लिख देंगे कैपिटल G M अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा। ये मास अर्थ का है। अब दोनों पे प्लैनेट पे टाइम पीरियड निकालिए। अगर हम अर्थ पे निकालते हैं तो यही आएगा और अगर प्लैनेट पे निकालेंगे टाइम पीरियड तो 2 पाई अंडर रूट एल तो बदलेगा नहीं, रेडियस ये डबल हो जाएगी तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा और g और मास 4m हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर और 4 कट गया। यानी पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दोनों जगह टाइम पीरियड सेम रहना है। मास ऑफ द पेंडुलम रिमेन्स अनचेंज्ड and remains at the earth and the other planet। तो स्टेटमेंट तो ये सही है क्योंकि मास तो नहीं बदलता है, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों जगह प्लैनेट का टाइम पीरियड इसलिए सेम नहीं आया है कि मास सेम है बॉब का। टाइम पीरियड में बॉब का मास तो कहीं पिक्चर में ही नहीं है। सेम तो इसलिए आया है कि दोनों प्लैनेट में अर्थ और रेडियस में मास और आर का रिलेशन ऐसा है कि वैल्यू सेम आई है। इवन इफ स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि मास तो वास्तव में चेंज नहीं होता है, बट रीजन ये नहीं है, तो वी विल प्रिफर आंसर नंबर 4। बोथ assertion and reason are true, but it is not the correct explanation। क्वेश्चन नंबर 35 डायरेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज 0.2 मीटर। तो एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 0.2 इंटू 100 यानी 20 सेंटीमीटर है। तो ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है। तो पहले इसकी फोकल लेंथ निकाल लेते हैं n-1, तो 1.5 माइनस 1 और 1/20 माइनस 1/-20, तो 1/2 इंटू 2/20 और फोकल लेंथ एयर में 20 सेंटीमीटर आ गई। ये पहला पार्ट आ गया है और कहते हैं कि ऐसे दो लेंस हमने रखे हैं और उनके बीच की डिस्टेंस 0.2 मीटर है। तो एक लेंस ये है, इसकी भी फोकल लेंथ 20 है और एक लेंस ये है, इसकी भी फोकल लेंथ 20 है और इनके बीच की दूरी भी 20 सेंटीमीटर है। और कहते हैं कि कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी। तो इसमें एक पुराना घिसा पिटा फॉर्मूला है, 1/f बराबर होता है 1/f1
1/f2। ये कंपाउंड लेंस का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ये तब आता है जब मतलब दोनों लेंस चिपका के रख दिए जाते हैं। बट इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंटरमीडिएट मीडियम इज म्यू, तो ये हो जाता है d/म्यू f1f2। ये मेरे पास फॉर्मूला रहता है। तो अब इसको यूज कर लेते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20 माइनस डी तो 20 ही है, और चूंकि एयर ही है तो 1 कह देते हैं। कुछ और होता तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाता। और f1 और f2 भी दोनों 20 ही है। 20 इंटू 20, तो एक 20 तो ये कट जाएगा और एक 1/20 इससे कट जाएगा, तो f बराबर 20 सेंटीमीटर ही आंसर आ जाएगा, ये फर्स्ट वाला। क्वेश्चन का उद्देश्य सिर्फ इस फॉर्मूले से आपको परिचित कराना है। इवन इफ इट इज नॉट इन एनसीईआरटी, बट पास्ट नीट वाले पेपर्स में ये फॉर्मूला यूज हुआ है। तो वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर ऑल द रिजल्ट्स which are either in NCERT or asked in previous NEET papers. That's why this question is here. Next question चलते हैं। और ये इससे डिराइव आप कर सकते हैं, बेसिकली तो इस पे नहीं है वो फॉर्मूला, इससे आप ड्राइव कर सकते हैं। अब ये एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन है। ब्रैकेट सीरीज, the shortest wavelength of the bracket series of a hydrogen-like atom is same as the shortest wavelength of Balmer series of hydrogen, and value of Z is। तो पहली बात तो हम लोग वेवलेंथ वाला फॉर्मूला लिखते हैं। 1/λ इज इक्वल टू RZ² और 1/N2² माइनस 1/N1²। तो अगर हम हाइड्रोजन और शॉर्टेस्ट जरा देख लीजिए, देखिए ये n बराबर 1 है और ये n बराबर 2 है और ये n बराबर 3 है। तो ये होता है लाइमन, बामर, पास्चन, और अब ब्रैकेट होता है, और इसके बाद फुंड होता है, और इसके बाद 5 ही होते हैं, लाइमन, बामर, ब्रैकेट, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। एक हम्फ्री होता है और ये इन्फिनिटी होता है। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बामर सीरीज की कौन सी होगी? पहले हम हाइड्रोजन एटम के लिए लिखेंगे। तो बामर सीरीज ये है। बामर सीरीज में हायर से 2 में है, तो ये बामर का अल्फा है, ये बामर का बीटा है, और ये वेवलेंथ छोटी होती जाएंगी, और शॉर्टेस्ट वाली होगी इन्फिनिटी से 2 वाली। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हम अगर ये शॉर्टेस्ट लिखें फॉर हाइड्रोजन एटम, तो R हाइड्रोजन एटम के लिए Z1, और N1 तो इन्फिनिटी है तो वो 0 हो जाएगा, 1/∞² मतलब 0, और 1/2², ये आ गया। और अगर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए लिखें, वेवलेंथ दोनों की सेम है, तो फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, HLA का मतलब है, तो 1/λ इज इक्वल टू R। अब Z मुझे मालूम नहीं है। और ब्रैकेट सीरीज की शॉर्टेस्ट, तो ब्रैकेट ये है 1 2 3 4, और शॉर्टेस्ट होगी इसकी जो इन्फिनिटी से 4 में आएगी। तो ब्रैकेट के लिए यहां पे आ जाएगा 1/4² और 1/∞ फिर 0 आ जाएगा।
और ये दोनों वेवलेंथ बराबर कह रहे हैं। तो जब ये दोनों वेवलेंथ बराबर हैं तो आप बराबर कर दीजिए। आर ये 4 हो गया, R1 का स्क्वायर 1 और ये 1/2 का स्क्वायर 4 बराबर आर जेड स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो आर से आर कट गया, जेड स्क्वायर बराबर 4 आ गया 16/4, तो जेड बराबर 2 आ गया, तो जेड की वैल्यू 2 है। फर्स्ट आंसर के साथ हम लोग जाएंगे, जेड की वैल्यू 2 है। क्वेश्चन ठीक ठाक बना है और अभी तक कोई मिस प्रिंटिंग भी नहीं है। पेपर भी मैं लिए हूं, ये देखिए, और इस बार स्लाइड भी अच्छी बनी है। तो एक पार्टिकल चल रहा है, t बराबर 0 पे इसकी वेलोसिटी हम u मान लेते हैं और t बराबर t0 पर इसकी वेलोसिटी रिड्यूस्ड बाई 3/4 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहां वेलोसिटी हो जाएगी u माइनस 3/4u, यानी ये u/4 बनेगी। और फिर पूछ रहे हैं कि कितने टाइम में, सपोज कैपिटल T टाइम में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो दोनों के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं 1/1। तो पहले इस मोशन के लिए लगाएं, तो u/4 इज इक्वल टू u और प्लस at0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -3u/4 इज इक्वल टू at0। इसको इधर ले गए। फिर मैं पूरे के लिए लगाता हूं, तो 0 बराबर u प्लस at, तो माइनस u बराबर at आ जाएगा। अब हम वैल्यू रख देते हैं u की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, माइनस तो है ही है, माइनस u की वैल्यू हो जाएगी 4 at0 अपॉन 3 इज इक्वल टू 80। तो a से a कैंसिल हो गया, टेंशन हो जाए, टाइम हो जाएगा 4/3 t0। तो फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। इट वाज गुड क्वेश्चन, इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड था, बस थोड़ा घुमाया गया था। पोटेंशियल एनर्जी दी गई है u बराबर x³ प्लस 2x प्लस 3, तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है माइनस du/dx। तो माइनस, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो 3x² और प्लस 2 आएगा, और ये आ जाएगा -3x² माइनस 2। तो सेकंड वाला ऑप्शन वेल ऑब्वियस है। थर्ड वाला ऑप्शन, सॉरी मैं बोल सेकंड गया हूं, सही टिक किया है, ये आ गया। चलिए ये फॉर्मूला लग रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एक एडियाबैटिक प्रोसेस है और प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू T³ है, और मुझे Cp/Cv की वैल्यू निकालनी है, और हमें कुछ मालूम है, वो मेरे को तो याद नहीं रहता है। अगर हमें मालूम है कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है, हमें भाई ये मालूम है। वैसे रिलेशन P और T के बीच में भी होता है और रिलेशन T और V के बीच में भी होता है, बट सपोज मुझे याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम हटा देंगे T, हम गैस इक्वेशन यूज करेंगे।
PV बराबर nRT। तो हमने मान लिया P बराबर कांस्टेंट कोई है K T क्यूब है। अब हम T को हटा देंगे, T की जगह रख देंगे PV अपॉन NR। तो PV अपॉन NR का क्यूब आ गया। तो अब मेरे पास देखिए क्या बना, N क्यूब R क्यूब अपॉन K बराबर P स्क्वायर V क्यूब आ गया है। तो P स्क्वायर V क्यूब बराबर कांस्टेंट आ गया है। और अब हम इसको लिखेंगे P V की पावर 3/2 बराबर कांस्टेंट। मैंने क्यूब रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये तो P हो गया वो 3 की पावर 2 और गामा की जगह 3/2 आ रहा है, तो इसका फोर्थ आंसर आ गया। इट इज 3/2 फोर्थ आंसर है। अदरवाइज जो फॉर्मूले याद हैं वो डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे, वैसे भी किया जा सकता है। ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है। अब ये प्रेशर निकाला जा रहा है, ये वॉल्यूम है मीटर क्यूब में और ये टेम्परेचर है। तो हमें मालूम है कि PV बराबर nRT होता है, तो V बराबर होता है NR अपॉन P और ये T है। तो इसका जो स्लोप है वो NR अपॉन P के बराबर है। तो स्लोप की वैल्यू है 1037 और इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 3 और R की वैल्यू 8.3 और प्रेशर मुझे निकालना है, तो प्रेशर पास्कल में ही निकलेगा, हमने वही मोल लिया। 1037 कितना होता है? अगर ये एंगल 37 है तो ये 3 होता है, ये 4 होता है, तो ये 3/4 होगा और बराबर 3 इंटू 8.3 अपॉन P आ गया। तो 3 से 3 कट गया, P बराबर हो जाएगा हेलो, P बराबर हो जाएगा 8.3 इंटू 4, तो 4 तिहाई 12 और 4 उठे 32 एक 33, तो 33.2 पास्कल आ रहा है। तो ये सेकंड ऑप्शन बन गया। तो बढ़िया क्वेश्चन था, नए तरीके का बनाया गया था, सिंपल था। चलिए 44वां क्वेश्चन करते हैं। ए से बी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं एक चार्ज को जिसकी वैल्यू है 0.02 C, वर्क डन है 12 जूल। तो फॉर्मूला होता है VB माइनस VA बराबर W अपॉन Q। तो सीधे सीधे वैल्यू रख देनी है 12 अपॉन 0.02, ये 600 आएगा। बस कलाकारी यही है कि 600 दिख नहीं रहा है, इसको ऐसे लिख दो 0.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट। फोर्थ वाला आंसर इसका आ जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 41। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहां पे अगर सोलिनॉइड है और ये वाइंडिंग है, तो जब ये मैग्नेट गिरेगा तो इंडक्शन की वजह से एक अपोजिंग फोर्स लगेगा, तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा। और दूसरा वाला ये तो लेंज लॉ है, ये तो सही है, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, सीधे सीधे फैक्ट है। ये आप लोग थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, इसका आंसर 0 वोल्ट आएगा, 0.0 नहीं है,
इसका आंसर 0 वोल्ट हो जाएगा, जैसे यहां लिखा हुआ है। एक्चुअली क्या है कि एक कंडक्टिंग रॉड है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कर रही है, फ्रीक्वेंसी दी है, ओमेगा वगैरह सब दिया हुआ है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो जब ये इस तरीके से घूमेगी तो कोई फ्लक्स नहीं काटेगी, तो नो फ्लक्स चेंज, नो ईएमएफ, 0 पोटेंशियल आ जाएगा, कोई ईएमएफ नहीं होगा। अगर ये परपेंडिकुलर होता तब ये हो सकता था, लेकिन यहां पे ये नहीं है। चलिए, अब यहां पे फेज डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो देखिए tan फाई बराबर क्या होता है? tan फाई बराबर होता है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। अब जरा ध्यान से देखना, ये एक्सएल है 100, कलर बदल देते हैं भाई, ये एक्सएल है 100, एक्सी है 40, तो हमने लिख दिया 100 माइनस 40। आर देख लेना, इसमें भी आर है और इसमें भी आर है, तो आर हो जाएगा 80, तो हो जाएगा 60 अपॉन 80, यानी 3/4, और 3/4 का मतलब है 37 डिग्री। इंडक्टर में भी रेजिस्टेंस है, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 80 है। मुझे मालूम है यहीं पे कई लोग 40 रख के गड़बड़ करे होंगे। ये आइडियल कॉइल नहीं है, इसका रेजिस्टेंस भी है, तो रेजिस्टेंस आर के साथ जाएगा, इंडक्टेंस 100 है। चलिए नेक्स्ट में आइए, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, और वर्क फंक्शन ऑफ एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर 4 and 5, द रेशियो ऑफ वाई इंटरसेप्ट ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, ये जो ग्राफ आता है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, ये वाई अक्ष पे अंताखंड होता है और ये वर्क फंक्शन बताता है। तो अगर हमें निकालना है गोल्ड के लिए, तो गोल्ड का वर्क फंक्शन है 5 और एल्युमिनियम का है, यहां याद रखिए बदल दिया है, गोल्ड पहले है एल्युमिनियम बाद में है, तो गोल्ड का वर्क फंक्शन है 5 और एल्युमिनियम का है 4, तो आंसर 1.25 आएगा। गोल्ड टू दैट ऑफ एल्युमिनियम, तो गोल्ड का है 5 और एल्युमिनियम का है 4, तो इसका आंसर सेकंड वाला आएगा, 1.25 आएगा। ये एक आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। देखिए क्या दिए है, गोल्ड टू एल्युमिनियम, गोल्ड टू दैट ऑफ एल्युमिनियम है, तो 1.25 आएगा। ठीक है, थैंक यू।